आज के अतिथि मित्रों, आज इस कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर सुनीति रघुनंदन जी को, जो कि प्रवासी भारतीय हैं, एनआरआई हैं और मॉरिशस में रहती हैं। यूं तो रहने वाली भारत की हैं और बल्कि आपके अपने शहर, हमारे अपने शहर आगरा की हैं। तो सुनीति जी, सबसे पहले तो हम आकाशवाणी आगरा परिवार की ओर से आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी आपका, जो मुझे यहाँ बुलाया और यहाँ आकर 30 वर्ष पुरानी जब पहली बार मैंने यहाँ काव्य पाठ किया था वो यादें ताजा हो गई और सचमुच वो जो हमें उत्साह और उमंग ऐसा लगा कि हम 30 वर्ष पुराने वाले हो गए हैं। यानी कि आप आकाशवाणी आगरा से बहुत पहले से जुड़ी रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उस वक्त तो आकाशवाणी में जाना ही अपने आप में ऐसा लगता था कि जैसे एक नई फिल्म किसी को मिल गई होती है, वो उत्साह होता है। क्या बात है, क्या बात है। वही क्रेज होता था। बिल्कुल एक क्रेज होता था जी। और वो अनुभूति फिर से लग रही है कि मैं 30 साल पुरानी वाली सुनीति ठाकुर हो गई। अच्छा, सुनीति ठाकुर प्रिया। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपको याद आ गया अपना मेरा। जी 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 जी। और मुझे ऐसा याद पड़ता है कि आप हमारे युववाणी कार्यक्रम में आती थी। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और उसमें कभी कभी काव्य गोष्ठियां भी हुआ करती थी। जी जी जी। तो कई बार मैं संचालन भी करती थी। जी जी। तो यानी कि आपका लिखने पढ़ने का शौक, जो साहित्यिक अभिरुचि है, वो आपकी तब से ही लगातार अब तक बनी हुई है। जी बिल्कुल। जैसे कहते हैं कि निरंतरता बनी रहनी आवश्यक है। आप कुछ भी करिए लेकिन बीच में किसी भी तरह का गैप ना है। कोई बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब आप गैप लाते हैं या उस चीज को करना बंद कर देते हैं, आपकी गति फिर से आपको शून्य से शुरुआत करनी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि चलते रहना है, चलते रहना, बिना बिल्कुल बिल्कुल। थक जाए तो थोड़ा आराम कर लें, सर लेकिन पीछे चलना बंद नहीं करना, बंद नहीं करना, बिल्कुल बिल्कुल। ये अच्छी बात है। और ये तो एक बहुत ही खुशी की बात है कि आप आगरा से, भारत से आप मॉरिशस में हैं और आपकी साहित्य यात्रा अब तक लगातार अनवरत जारी है। तो इस साहित्यिक यात्रा के इस सफर में आपने क्या क्या सोपान तय किए हैं? जी हाँ नीरज जी, मैं जरूर बताना चाहूंगी और उन लोगों को भी बताना चाहूंगी जो ये सोचते हैं कि विदेश में रहकर हम लोग अपने देश को भूल जाते हैं। जी जी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोगों की जड़ें हैं, दरअसल जड़ें बहुत गहरी वाली जड़ें हैं, निश्चित रूप से। और वो गहराई में अगर आपको कहूँ कि आज भी मेरे सपनों में मेरा पुराना घर आता है। क्या बात, मेरा शहर आता है। बहुत खूब। और मैं दुनिया के किसी भी कोने में चली जाऊं लेकिन मेरी आत्मा आगरा में। क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। मेरे ख्याल में शायद घर की मिट्टी की यही खुशबू आपको बार बार भारत की ओर खींच कर लाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मेरी कई रचनाओं में आगरा की भी बात होती है। अच्छा, बिल्कुल। तो हम चाहेंगे कि आप अपनी वो रचना जिसमें आपके आगरा की बात है वो हमारे श्रोता को सुनाएं। बिल्कुल बिल्कुल जी। हो गए मुंबई सरीखे, कविता का शीर्षक है मुंबई सरीखे। हो गए तुम मुंबई सरीखे, हो गए तुम मुंबई सरीखे, रही मगर मैं तो आगरा सी। क्या बात है। रही मगर मैं तो आगरा सी, मुंबई की मस्ती थी तुम में, मुझ में नजाकत थी आगरा सी। वाह। तुम थे मुंबई से खिलंदड़े, मुझ में मोहब्बत थी आगरा सी। तुम में खुलेपन का धमाल था, सब कुछ दिलकश बेमिसाल था, करती तुम्हें सलाम फिजाएं, करती तुम्हें सलाम फिजाएं, ऐसा कुछ तुम में कमाल था। हो गए तुम मुंबई सरीखे, मगर मैं तो रही आगरा की। क्या बात है, क्या बात है। पर कपड़ों की तरह ही तुमने रिश्ते बदले, भावों को उड़ा दिया जैसे उड़ जाता धुआं चुपचाप हवा में। क्या बात है, क्या बात है। हो गए तुम मुंबई सरीखे, रही मगर मैं तो आगरा की। मैं समेटती रही हमेशा, मैं सहेजती रही हमेशा, बांध कर प्रेम का मांझा, संबंधों वाली पतंग का। हो गए तुम मुंबई सरीखे, रही मगर मैं तो आगरा सी। क्या बात है। मुझको जिसने जोड़ के रखा, मुझको जिसने जोड़ के रखा, वो था एक लिबास कर्ज का, वो था एक लिबास कर्ज का, कर्ज तुम्हारे इश्क का था वह। क्या बात है। कर्ज तुम्हारे इश्क का था वह, जिसने मुझे मोड़ के रखा, जिसने मुझे मोड़ के रखा। हो गए तुम मुंबई सरीखे, रही मगर मैं तो आगरा सी। क्या बात है, क्या बात है। तो आगरा की सुनीति रघुनंदन जी, हम जानना चाहेंगे कि हमारे श्रोता भी जानना चाहेंगे कि आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई। आप आकाशवाणी आगरा के साथ में 30 वर्षों से जुड़ी हुई हैं। 30 वर्ष पुराना आपको वाकया याद आ गया, तो आपकी जो एजुकेशन है वो कहाँ पर पूरी हुई है? जी नीरज जी, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मेरा जन्म स्थान आगरा है। जी 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 जी। और जैसे कि मेरे माता पिता बताते हैं कि कैंटोनमेंट में, वहाँ सदर के पास जो अस्पताल है, वहाँ मेरा जन्म हुआ था। और वही शिक्षा दीक्षा PhD तक शोध कार्य भी मैंने यहीं पर किया। विषय वही था, गीत
वीरेंद्र मिश्र के काव्य में युगीन संदर्भ। क्या बात है। ये खुद भी लिखा करती थी। हाँ। काव्य गोष्ठियों में जाना संस्कार भारती से शुरू हुआ और वो संस्कार भारती की गोष्ठियों से चलते चलते कवि सम्मेलन, मुशायरे, तो वो जो सफर शुरू हुआ वो अभी तक अनवरत जारी है। बिल्कुल रुकना नहीं है। जी 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 रुकना नहीं है हार के। तो आपका जो शोध कार्य जो आपने बताया कि आपका जो वीरेंद्र मिश्र जी के ऊपर जो कार्य था, तो किसके निर्देशन में आपकी पीएचडी हुई? बैकुंठी देवी कन्या महाविद्यालय में डॉक्टर नीलम भटनागर जी के क्या बात है, क्या बात है। वो भी निश्चित रूप से बहुत ही विदुषी हैं वो। बिल्कुल। और मुझे कहते हुए आज इस मंच से मुझे बहुत खुशी हो रही है कि वो मेरे जीवन की हमेशा प्रेरणा स्रोत रही है, उनकी आशावादिता। और जब हम कई बार सोचते थे कि अब कैसे होगा, क्योंकि परिस्थितियां कई बार जीवन में आपको इतना उलझा देती हैं कि आपको समझ नहीं आता शोध कार्य करते करते कि छोड़ दें बीच में, अचानक से लगता है कि क्या होगा। बिल्कुल। और वीरेंद्र मिश्र पर काम बहुत उस वक्त कम था, अभी तो मुझे इतनी जानकारी नहीं है कितना हो चुका है जी यहाँ पर, लेकिन मुझे कहते हुए बहुत खुशी है कि मैंने 2.25 साल में अपना शोध कार्य कर लिया। बहुत खूब, बहुत खूब। जबकि हिंदी जैसे विषय में इतनी जल्दी शोध कार्य पूरा कर लेना अपने आप में अद्भुत बात है। जी, क्योंकि मैं खुद लिखा करती थी, तो वीरेंद्र मिश्र जी के काव्य की, उनके गीतों की हर पंक्ति को मैंने जिया। मैंने सचमुच जैसे कहते हैं कि उसको बिल्कुल डूब कर मैंने। तो निश्चित रूप से आपको वीरेंद्र मिश्र जी के जो रचनाएं हैं कंठस्थ होंगी। हाँ, काफी अरसा बीत गया है, लगभग 2000 में किया था, जी, चुकी है। लेकिन उनकी जो रचनाएं थी बहुत ज्यादा एकदम याद नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि यथार्थवादी गीत हैं। और कई गीत तो ऐसे हैं कि मेरी दुनिया भर के सागर, मेरे दर्द में दुनिया भर के सागर, कुछ इस तरह की पंक्ति, यथार्थवादी रचनाएं, सारे के सारे गीत। तो आपके लेखन में किसका प्रभाव पड़ा है? आप किस तरह का लिखती हैं? मैंने कहानियां भी लिखी हैं जी, लेकिन मैं यथार्थवादी हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। कल्पनाओं से मुझे परहेज है जी, क्योंकि कल्पनाएं हैं और उन कल्पनाओं का अगर आप पूरा नहीं कर पाते तो कष्ट होता है। आपको यथार्थवादी रहना है। जी हाँ, जी हाँ, आपको इस बात के लिए तैयार रहना है कि जीवन है तो समस्या है, लेकिन हर समस्या का समाधान, और वो समाधान भी हमें ही खोजना है। जी हाँ, जी हाँ। जिसे एक बात मैं यहाँ जोड़ना चाहती हूँ कि आत्म प्रेम, जिस पर मेरी रचनाएं भी हैं। और कई बार मैं सोचती हूँ कि लोग खुश नहीं हैं, लोग क्योंकि खुद से खुश नहीं है। आप कहते लोगों के चेहरे से मुस्कान चली गई है कि वो खुद से खुश नहीं है, वो भटके हुए हैं। अगर व्यक्ति अपने आप से खुश होगा कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल नीरज जी, मैं एक चीज जोड़ना चाहती हूँ कि जो चीज आपके पास होगी वही ना बांटेंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अगर आप खुद से खुश नहीं है तो आप खुशियाँ कैसे बांटेंगे? क्या बात। तो सबसे पहले तो आपको ये कहिए कि मैं सभी श्रोताओं को ये कहना चाहती हूँ कि खुश रहिए। जीवन में एक शौक जरूर पालिए, सकारात्मक शौक। वो आपको ऑक्सीजन देगा, जीवन जीने की एक कला सिखाएगा। कितने भी व्यस्त रहे लेकिन अपने शौक के लिए समय निकालें। हाँ, शौक वो कोई भी हो सकता है, लिखना, पढ़ना, म्यूजिक, खेलना या कुछ भी हो सकता है। अगर आप नहीं लिखते आप पुस्तकें पढ़ सकते हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, लोगों की जीवनियां पढ़ सकते हैं, जिससे आत्म प्रेरित होना बहुत अनिवार्य है। सही बात। आप हर वक्त नहीं सोच सकते कि आज आप उदास है, आपने 10 मित्रों को फोन किया, हो सकता है दुर्भाग्यवश 10 के 10 मित्र ही व्यस्त हों। जी हाँ, जी हाँ। तो आपको आत्म प्रेरित होना है, सीखना है, ये अभ्यास द्वारा ही आता है। और सबसे बड़ी बात है कि आपका दुख कोई इस तरह से नहीं बांट सकता है, सबकी अपनी अपनी व्यस्तताएं हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी हाँ, जी हाँ। तो आप अपने लिए तो अभी हमेशा उपलब्ध रहेंगे ही। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस चीज को आपको जीवन में उतारना है। तो आपने ये चीज अपनी कविताओं में भी आपने लिखी है। बच्चों को लेकर मेरी अभी कल ही मुझे बहुत खुशी हो रही है कि 6 वर्षों बाद मैं भारत आई हूँ और अपने भारत के लिए 4 पुस्तकों की सौगात अपनी तरफ क्या से बात है, बहुत छोटी सी भेंट लेके आई हूँ। बहुत और मुझे बहुत खुशी होगी उन शीर्षक जो है पुस्तकों के वो बताते हुए। बिल्कुल। एक बच्चों के लिए है मन का राजा जी। उसमें से मैं एक एक चर्चा करूंगी, छोटी छोटी एक कुछ कविताएं आपके लिए जरूर। मैं स्वागत है आपका, स्वागत। मत टालो यूं अपने हर काम को, सुबह करोगे या करोगे शाम को। सुबह करोगे या करोगे शाम को। कल कभी नहीं आता जान लो, कामों का बन जाएगा एक पहाड़, उलझनों का उग जाएगा एक झाड़। क्या बात। उलझनों का उग जाएगा एक झाड़, एक काम लो और तुरंत ही पूरा करो। अनुशासित हो, सफलता के झंडे गाड़। इसी में से एक रचना में पढ़ना चाहती हूँ, मौलिकता जी। कला कोई भी सीखो, मजबूत रखो उसका आधार। कला कोई भी सीखो, मजबूत रखो उसका आधार। मौलिकता से प्रेम करोगे तो प्रतिभा का होगा प्रचार।
क्षमताओं का सदुपयोग करो, अपने काम से करो प्यार। बहुत अच्छी बात। करो अवश्य ही आत्मविश्लेषण और कर लो कमी स्वीकार। दिशा निर्देशन भी लो अवश्य जी। दिशा निर्देशन भी लो अवश्य। रुचि के क्षेत्र चुनना है अधिकार। बहुत अच्छी बात है। रुचि के क्षेत्र चुनना है अधिकार। ये बहुत अच्छी बात की। अगर हम अपना जो विश्लेषण अपने आप करें तो अपनी कमियों को हम जान पाएंगे, और उन कमियों को जानकर अगर हम अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। कई बार हम अपनी आलोचना सुनना पसंद नहीं करते, जबकि ये अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल। सुनीति जी, ये तो कविताओं की बात चल ही रही है, हम लोग कविताएं और भी सुनेंगे आपसे, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे, बल्कि हमारे श्रोता भी ये जानना चाहेंगे कि आपका हिंदुस्तान से मॉरिशस जाना कैसे हुआ? जी, ये कहिए कि प्रारब्ध में निश्चित होता है, जो प्रारब्ध कहे। जी। 2004 में RAI की तरफ से मेरा चयन हुआ था। आगरा की संस्था है, सभी जानते हैं, RAI, रिस्पेक्ट एज इंटरनेशनल। जी। उसकी तरफ से मेरा चयन हुआ था लेखिका के रूप में। अच्छा। हाँ जी। मैंने हमारे वृज्जन हमारी शक्ति लघु कथा की पुस्तक लिखी थी, और उसका विमोचन होना था समाज कल्याण मंत्रालय मॉरिशस में। अच्छा। तो इस प्रतिनिधि मंडल की मैं सदस्य थी, और उस वक्त पूरे भारत से अलग विभिन्न राज्यों से सदस्य थे। वहां मेरे पुस्तक का विमोचन हुआ, हमारे वृज्जन हमारी शक्ति जी। और मैं बहुत प्रसन्न थी, क्योंकि काफी समय मैंने वृद्धाश्रम में रही, बातचीत की, यथार्थवादी कहानियां हैं उसमें जी। बस यहीं से शुरुआत हुई, और मेरा लिखा था वहां पर। 6 दिन के लिए हम लोग गए थे। वहीं समाज कल्याण अधिकारी थे उसी मंत्रालय में, श्री धर्मवीर रघुनंदन जी, और इत्तेफाक कहिए ये मेरी किस्मत थी, मुझे विमोचन पुस्तक का होना था, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं जानती थी कि आने वाला वक्त ने क्या मेरे लिए निश्चित किया हुआ है। तो विवाह प्रस्ताव आया मेरी तरफ से। जी, क्या बात। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि हमारे माता पिता काफी स्वतंत्र विचारों के थे जी। तो उन्होंने स्वीकृति दी। 2005 में मेरे विवाह हो गया, 3 महीने के अंदर। क्या बात है। यानी कि 2004 से जो शुरुआत हुई जी। तो वो मतलब वो फलीभूत हो गई। बिल्कुल। अक्टूबर में पहली बार मैं गई थी जी। उसके बाद 3 फरवरी को मेरा विवाह हो गया। 3 फरवरी 2005। यानी कि फिर आप हिंदुस्तान से मॉरिशस के हो गई। बिल्कुल। कहिए कि दोनों ही मेरे हैं। अच्छा। हाँ जी, ये बहुत अच्छी बात है। ये बहुत अच्छी बात है। हिंदुस्तान भी मेरा है, मॉरिशस भी मेरा है। क्या बात है। हिंदुस्तान मेरा मायका है और मॉरिशस मेरा ससुराल है, तो मेरे लिए तो दोनों ही अपने हैं। जी। तो दोनों से मुझे उतना बराबर का प्यार है। अच्छा, मॉरिशस में आप रह रही हैं, तो मॉरिशस में हिंदी कविता की या हिंदी साहित्य की क्या स्थिति है, क्या आप महसूस करती हैं? जी, यहाँ जो है लोगों पर प्रभाव है हिंदी का। एक तो मैं ये कहना चाहूंगी कि यहाँ बॉलीवुड, मुंबई की फिल्में काफी लोग पसंद करते हैं, और दूरदर्शन पे हमारे जो मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग सेंटर है उस पर भी हिंदी के कार्यक्रम आते हैं, आकाशवाणी पर आते हैं, लोग बहुत सुनते हैं। आकाशवाणी से मुझे एक बात जरूर जोड़ना चाहती हूँ, हर घर की रसोई में एक ट्रांजिस्टर आज भी है। क्या बात है। बहुत खूब। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, रियली। मैं भी संयुक्त परिवार में रहती हूँ। सुबह उठते ही पहला जो होती है ट्रांजिस्टर ऑन होता है, कार्यक्रम सुबह से ही भजन, और सुबह से ही शुरुआत हो जाते हिंदी के कार्यक्रम। वो फिक्स है, उसको हम बदलते ही नहीं है, क्योंकि हमें हिंदी का ही सुनना होता है। मतलब एक जीवन का एक अंग हो गया है हर एक। जी। हाँ जी। तो हर मॉरिशन के रसोई में ट्रांजिस्टर है। उठते ही पहला काम रेडियो ऑन होता है, भजन आते हैं, कार्यक्रम आते हैं। आज भी 20 वर्षों बाद भी मुझे अपने घर के ये प्रथा मुझे बहुत अच्छी लगती है कि सुबह उठते ही भजन और ये सुनने को मिलते हैं। तो ये हिंदी की है, और आज विश्व हिंदी सचिवालय है जो अपने आप में ही ये दर्शाता है कि हिंदी का भविष्य बहुत उज्जवल है। जी। प्राथमिक स्तर से शुरू हो जाती हैं कक्षाएं हिंदी की, और हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाते हैं। अच्छा, तो वहाँ जो लोकल लैंग्वेज है या बोलचाल की भाषा है और जो कामकाज की भाषा है, तो वो कौन सी भाषाएं हैं, और उसके बाद हिंदी वहाँ पर किस तरह से प्रयोग करते हैं? जो स्थानीय भाषा है वो क्रियोल है। क्रियोल को कहते हैं कि जैसे फ्रेंच का बिगड़ा हुआ रूप, और स्थानीय तौर पर तो लोग क्रियोल में ही बात करते हैं, लेकिन जो वहाँ फ्रेंच भी है, फ्रेंच में और अंग्रेजी में लोग काम करते हैं। अच्छा। जी हाँ। जो सरकारी कामकाज की सरकारी कामकाज। अच्छा। और हिंदी की भी है, हिंदी लोग पसंद करते हैं। मुझे कहते हुए बहुत खुशी
होती है कि मेरे बहुत सारे जो छात्र छात्राएं हैं वो विदेशी हैं, जर्मनी के हैं या फ्रेंच लोग हैं और रशियन लोग हैं जिन्होंने हिंदी सीखी, और आज उनके कईयों के तो यूट्यूब चैनल हिंदी में शुरू कर दिए हैं उन्होंने। बहुत खूब, और ये बहुत सुंदर बात, अच्छी बात जी है। बिल्कुल। एक मेरी छात्रा है, उन्होंने मुझे ये बात कही कि हम आपके साथ सिर्फ हिंदी ही नहीं भारतीय संस्कृति को भी सीख रहे हैं। ये तो बहुत मतलब एक गर्व की अनुभूति है बिल्कुल जी, क्योंकि उनको लगता है कि जो मैं भारतीय संस्कृति के बारे में उनसे कहूंगी तो उसमें कहीं भी उन्हें संदेह नहीं होगा। जी जी जी। तो ये बहुत अच्छी अनुभूति है कि विदेशी लोगों को मैं मिलवा रही हूँ, हिंदी से भारतीय संस्कृति से आप रूबरू करवा रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो ऐसा है कि वो रामायण और महाभारत मेरे सामने लाते हैं, रोमन में होती है, तो कहते हैं कि इसको आप एक्सप्लेन करो हमारे लिए, तो और हम जानना चाहते हैं। उनका ये सपना है कि वो भारत जाए। अच्छा। तो निश्चित रूप से आप उनको प्रेरित करती हैं भारत आने के लिए, भारत दर्शन के लिए प्रेरित करती हैं। तो यानी कि एक तरह से आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर का काम भी करती हैं वहाँ। मुझे बहुत ही खुशी है इस बात की कि इसी साल हम लोगों ने अप्रैल में 2023 में ही एक दर्शन कार्यक्रम किया था, जिसमें भारत के सभी राज्यों पर 1 घंटे का कार्यक्रम हुआ था। अच्छा। मैंने हरियाणा राज्य को रिप्रेजेंट किया था और मुझे कहते हुए बहुत गर्व है कि यहाँ के सरकारों ने बहुत सहयोग किया। हरियाणा सरकार ने उसमें 1 घंटे का हमने कार्यक्रम किया, हरियाणा की संस्कृति को दर्शाया। क्या? और मुझे बहुत अच्छा लगा जब लोगों ने कहा कि अरे हरियाणा, हम तो अगली बार तो हम हरियाणा जाएंगे। अच्छा। और क्योंकि सभी को अलग अलग, पूरा भारत मेरा है जी, तो चाहे वो हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, जहाँ के लिए भी मुझे मिलेगा मैं तो दिल से तैयार हूँ कि भारत भूमि से एक इशारा होगा और हम तैयार हैं भारतीय संस्कृति के लिए। ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी मिट्टी से, अपनी वतन से इतना प्यार करती हैं, और करना भी चाहिए, हर देशवासी को करना चाहिए, ये हमारी मिट्टी का कर्ज है। और नीरज जी, एक बात है कि जो मैं लेकर गई थी जी, वो ही दूंगी मैं। बिल्कुल। मैं यहाँ से लेकर गई थी, जो संस्कृति को लेकर गई थी अपनी माटी से, खास तौर पे मैं कहूंगी कि जो भी मैं कर पा रही हूँ आगरा की बदौलत, और आगरा मेरी रगों में दौड़ता है। अगर मैं ये कहूँ तो मुझे बहुत खुशी होगी कि आज भी मेरे सपनों में आगरा आता है। आगरा आना ही चाहिए, ये आपकी जन्मभूमि है, ये आपकी कर्म भूमि है, ये आपने यहाँ पर अपने जीवन के बहुत सारे, एक जो स्वर्णिम काल है वो आपने बचपन का बिताया है यहाँ। बिल्कुल सही। और यही से आपने शिक्षा दीक्षा ली है। अच्छा, जैसे आप मैं बात कर रही थी कि जो आप अपने विद्यार्थियों को पढ़ाती हैं, तो आप अध्यापन कार्य से जुड़ी हैं वहाँ पर? जी हाँ, मैं 12 वर्षों तक सरकारी विद्यालय में मैंने पढ़ाया है जी, और सायंकालीन कक्षाएं होती हैं, वहाँ अभी भी पढ़ाती हूँ मैं जी, आर्य समाज की, और वहाँ हर वर्ग का, यानी कि आयु का कोई बंधन नहीं है। अच्छा। और ऐसे लोग भी आते हैं जो सिर्फ समझते हैं, हिंदी समझते हैं, लेकिन वो बोलना सीखना चाहते हैं। अच्छा। 60 वर्ष के। और एक जो मुझे बहुत अच्छी चीज लगी, वहाँ लोगों में आयु को लेकर कोई निराशा नहीं है जी। 60 साल के, 65 साल के, उनको सीखना है, उम्र में उम्र को बंधन नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं, बंधन नहीं है, बिल्कुल उम्र का बंधन नहीं है। मेरे पास 60 साल के, 70 साल की महिलाएं, पुरुष आते हैं जो हिंदी सीखना चाहते हैं। अच्छा, जो आपने बताया कि आप रामायण, महाभारत या जो हमारे जो भी संस्कृति है उसके बारे में जानकारी देती हैं, तो वहाँ इन सब चीजों के बारे में लोगों में क्या राय है, क्या सोचते हैं वो लोग? जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वहाँ रामायण सेंटर है जी, रामायण केंद्र है मॉरिशस में, जी, जहाँ पे वीनू अरुण जी ने काफी काम, वीनू अरुण जी और राजेंद्र अरुण जी पंडित, वो तो अब स्वर्गीय हो गए हैं जी, और बहुत काम किया है। और रामायण सेंटर की ओर से इतना काम हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है कि लोगों को वहाँ रामायण गायन की चौपाइयाँ ये सब सिखाते हैं, शिक्षण दिया जाता है, और बच्चे बहुत सुंदर तरीके से पाठ करते हैं। क्या बात है, कंठस्थ करते हैं। यानी कि अगर हम मॉरिशस को मिनी इंडिया भी कह सकते हैं। बिल्कुल, एक जैसा कि लघु भारत, बिल्कुल लघु भारत। और जैसा मुझे लगा कि एक घर से निकल के मैं दूसरे घर में आ गई हूँ। बहुत खूब। तो आपको ये ऐसा एहसास नहीं होता है कि हम किसी विदेश की धरती पर हैं? बिल्कुल नहीं। आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर भारतीय संस्कृति को इतना समेटा गया है, संजोया गया है कि मेरे अपने घर में आंगन में हनुमान जी का चबूतरा है, और उस पर पताका, सफेद और लाल रंग की पताका लहराई जाती है। हर हनुमान जयंती पर हम उस पताका को बदलते हैं। यानी कि आपने अपनी संस्कृति को वहाँ सहेज कर रखा है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। हम अपनी जड़ों से जुड़े रहें। देखिए, एक चीज मैं जरूर जोड़ना चाहती हूँ कि अगर आप अपनी जमीन से जुड़े हैं, जड़ों से जुड़े हैं, आपको गिरने का डर नहीं। क्या बात है, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। और जो व्यक्ति इस बात को समझ लेता है ना, तो वो कभी नहीं गिरता। बिल्कुल।
तो हमें तो जड़ों से जुड़े रहना है, क्योंकि हम बिना जड़ों के हम कुछ भी नहीं रह जाते। सही बात है। तो सुनीति जी, हम लोग चर्चा कर रहे थे कि 2004 में आपकी पहली पुस्तक का लोकार्पण हुआ था और उस पुस्तक के बाद में आपका पारिवारिक जीवन शुरू हुआ। तो तब से लेकर अब तक आपका जो आपकी काव्य यात्रा है, जो साहित्य यात्रा है, तो उसमें कहाँ कितने पड़ाव, कितनी पुस्तक आ चुकी है आपकी? कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज मैं अपने यहाँ पर आने से पहले 7 पुस्तकें मेरी आ चुकी हैं। अच्छा, 7 पुस्तकें, यानी कि 7 आप ये काव्य संग्रह हैं? नहीं, उसमें से एक कहानी संग्रह है पहला, हमारे विजन हमारी शक्ति, और उसके बाद 2017 में जब आई थी, मैं अपने भारत के लिए 2 पुस्तकें लेकर आई थी। उसमें था अपनी अपनी मंजिलें और कागज की जिंदगी। कागज की जिंदगी एक गजल संग्रह है। अच्छा जी, अपनी अपनी मंजिलें जो है, तो इस तरह से। तो आप जो अपने गजल संग्रह है, उसमें से कोई गजल आपको याद है क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल जी। इस तो तरह हम चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को वो गजल पेश करें। जी जी। इस तरह जिंदगानी बिताती हूँ मैं, गम उठाती हूँ और मुस्कुराती हूँ मैं। क्या बात है, क्या बात। देखता है जो तू मुस्कुरा कर मुझे, तेरा हर एक सितम भूल जाती हूँ मैं। तेरा हर सितम भूल जाती हूँ मैं। इस तरह जिंदगानी बिताती हूँ मैं, गम उठाती हूँ और मुस्कुराती हूँ मैं। वो मेरी इस सदा से परेशान है, वो मेरी इस सदा से परेशान है, जब रूठ जाती हूँ मैं। बहुत पुरानी गजल है जी। कोई बात नहीं। इस तरह जिंदगानी बिताती हूँ मैं, गम उठाती हूँ और मुस्कुराती हूँ मैं। जी जी जी। तो उसके बाद मेरी अपनी अपनी मंजिलें, और अब जो आई हैं 4 पुस्तकें लेकर आई हूँ, और उसमें है पानी के पिंजरे। पानी के पिंजरे। क्या बात है, ये बहुत एक बड़ा अलग सा नाम है ये। जी, पानी के पिंजरे। उसमें से जरूर अभी आपको पानी के पिंजरे, इसमें क्या है इसमें? जी, पानी के पिंजरे जो है वो, उसमें शुरुआती रचनाएं हैं मॉरिशस पर हैं जी। मॉरिशस की संस्कृति पर, मॉरिशस की प्राकृतिक जो हमारा वातावरण है जी, शुरुआती रचनाएं। अच्छा। फिर उसमें बहुत सारी मैंने रंग देने की कोशिश की है, और उसमें सकारात्मक हैं, और बहुत मैंने कोशिश की है कि नए नए रंग डालूं। उसमें से तो एक किसी रंग को आप हमारे श्रोताओं को। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब जीवन है कुरुक्षेत्र, युद्ध में डटे रहो। जीवन है कुरुक्षेत्र, युद्ध में डटे रहो, और निराशा से हरदम कटे रहो। हटो नहीं बस सीधे सदा कदम रखो। हटो नहीं बस सीधे सदा कदम रखो, और हौसला ही मन में हरदम रखो। कृष्ण तुम ही हो अर्जुन, याद रहे। कृष्ण तुम ही हो अर्जुन, याद रहे। पर हितकारी प्रशंसनीय मन नम रखो। जीवन है कुरुक्षेत्र, युद्ध में डटे रहो। आएंगी मुश्किलें ना बच पाओगे तुम, मगर जीतने होंगे तुमको कई समर। खुद पर ही रखो विश्वास, यह सच मानो। होते हैं तो सुकर्म ही जग में सदा अमर। जीवन है कुरुक्षेत्र, युद्ध में डटे रहो। और आजकल जो बच्चे बहुत परेशान हैं कि ज्यादा से ज्यादा पाने की लालसा है जी। उस पर मैं कुछ कहना चाहती हूँ। रुकना नहीं है तुम्हें हार के याद रहे। रुकना नहीं है तुम्हें हार के याद रहे। स्वयं जगानी खुद में प्रेरणा याद रहे। बेशक अल्प हो साधन चिंता ना करें। बेशक अल्प हो साधन चिंता ना करें। चैन की बंसी ही बजानी याद रहे। जीवन है कुरुक्षेत्र, युद्ध में डटे रहो, और निराशा से हरदम कटे रहो। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी रचना है, एक मोटिवेशनल रचना है, एक प्रेरणा देती हुई रचना है। जी, बिल्कुल। तो ये जो आपकी इस बार आप 4 किताबें लेकर आई हैं, उसमें से एक किताब का आपने जिक्र किया, दूसरी किताब का भी जिक्र किया जी। और 2 किताबें और कौन कौन सी हैं आपकी? जी, एक है चाय की चुस्कियां और तुम। आज वो शीर्षक सार्थक हो गया भारत आने के बाद। अच्छा। चाय की चुस्कियां हैं, और मेरे अपने मित्र हैं, मेरे अपने बंधु हैं जी। और वो प्यारी तुम का मतलब सिर्फ मित्र ही है, और तुम का मतलब मेरी वो यादें हैं जो पुरानी थी, अब ताजा हो गई है। मैं 30 साल पुराने वाली सुरीति हो गई। तो चलिए ये चाय की चुस्कियां आप हमारे श्रोताओं के साथ भी शेयर कीजिए। बिल्कुल जी। सौंधी कुल्हड़, इसका शीर्षक है कुल्हड़ जी। सौंधी सी मोहब्बत कुल्हड़ वाली चाय सी। सौंधी सी मोहब्बत कुल्हड़ वाली चाय सी। बने अब जिंदगी भी हुल्लड़ वाली चाय सी। क्या बात है, क्या बात। बने अब जिंदगी भी हुल्लड़ वाली चाय सी। परदेश की कॉफी में वो बात कहाँ होती है।
परदेश की कॉफी में वो बात कहाँ होती है, खुशी अब दोस्त की फक्कड़ वाली चाय सी। खुशी अब दोस्त की फक्कड़ वाली चाय सी। छोड़ फॉर्मल कप, छोड़ फॉर्मल कप, पीले कुल्हड़ वाली चाय। छोड़ फॉर्मल कप, पीले कुल्हड़ वाली चाय। नाप नहीं रिश्ते, नाप नहीं रिश्ते, पीले अल्हड़ वाली चाय। पीले अल्हड़ वाली। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। तो इसके साथ ही एक और रचना उम्र को भूल जाए, उम्र को भूल जाए, ये शीर्षक है। क्या बात है, निश्चित रूप से उम्र को भूलने की बात है, आपने बिल्कुल सार्थक हो रही है आपकी रचना के माध्यम से जी। आपको देखकर ऐसा लगता है। बिल्कुल, उम्र ऐसी चीज है, उसको आप बहाना ना बनाइए। अब तो उम्र हो गई है, अब क्या करेंगे, नई चीज सीख कर क्या करेंगे, 40 के हो लिए, अब नए रंगीन कपड़े पहन कर क्या करेंगे। सही बात तो उन लोगों को मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि माँ बाप के साथ किस प्रकार आपको लगेगा कि आपकी संस्कृति भी जीवित है। ये उम्र दराज जी, जीवित उम्र दराज माँ बाप को सम्मान दो, जीवित उम्र दराज माँ बाप को सम्मान दो। वक्त दो थोड़ा, उनको सुनो, उन पे ध्यान दो। अच्छी बात है, वक्त दो थोड़ा, उनको सुनो, उन पे ध्यान दो। बार बार दोहराते एक बात पर धैर्य रखो, बार बार दोहराते एक बात पर धैर्य रखो। उम्र बढ़ेगी तुम्हारी भी, कभी बच्चों को ज्ञान दो। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। उम्र की बात है, एक छोटी सी रचना, हस्ती। स्वागत। जिंदगी में जरा घोलिए मस्ती, जिंदगी में जरा घोलिए मस्ती। भुला दीजिए दुखों की हस्ती, भुला दीजिए दुखों की हस्ती। इतना मुश्किल नहीं मुस्कुराना, इतना मुश्किल नहीं मुस्कुराना। खुशियों की सजाइए एक बस्ती, खुशियों की एक सजाइए एक बस्ती। क्या बात है। तो ये बहुत जरूरी है कि उम्र को भूलना है और आगे आगे हमें बढ़ते ही जाना है। तो सुनीति जी, जो आपने बताया कि आपके जो 6 काव्य संग्रह आए हैं, एक कहानी संग्रह आया है, तो इससे लगता है कि आपका जो लेखन है वो पद्य में, यानी कि पोइट्री में आपका ज्यादा शौक है। जी बिल्कुल जी। गद्य भी लिखती हूँ, अभी रचनाएं आएंगी और बस सोचा है, अभी तक तो एक काव्य संग्रह। मुझे लगता है कि हर किताब का समय है, जब उनका समय आएगा तो वो भी आ जाएंगे, लेकिन लिखना जारी है। लघु कथाएं भी लिख रही हूँ और कहानियां भी लिख रही हूँ। लेकिन मेरा एक लिखने का एक अलग तरीका है, काम को परिवर्तित करना ही मेरे लिए थकान मिटाना है। जी 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 जी। तो जब मैं गद्य लिखती हूँ, और मेरे 2 पुस्तकें साथ साथ हमेशा चलती हैं। अच्छा। गद्य लिख रही हूँ तो साथ साथ जब थोड़ा थकान लगती है तो एक कविता या अपने आप निकलती है। क्या बात है। तो एक कविता लिखती हूँ तो साथ साथ 2 पुस्तकें चलती रहती हैं। अच्छी बात है। हाँ जी। तो गद्य लिखना, यानी कि आगे हम उम्मीद करें कि आपकी बहुत जल्दी ही अगली बार जब आप भारत आएंगी, अपने देश आएंगी, अपनी मिट्टी पर आएंगी, बिल्कुल, तो आपके साथ और भी कुछ उपहार होगा अपनी मिट्टी को देने के लिए। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि मेरा वो कर्म भूमि है, ये तो जन्मभूमि है जी। तो कर्म भूमि में बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि वो माहौल वहाँ मिला और मैं लिख पा रही हूँ। और आप सभी की दुआएं, शुभकामनाएं चाहिए कि बस इसी प्रकार का। निश्चित रूप से आपकी मिट्टी की खुशबू आपको हमेशा ये दुआ देती रहेगी, आपको ये आशीर्वाद देती रहेगी। आप यूं ही अपने देश का नाम रोशन करें। अपना जो भी आपने अध्ययन करती हैं, आप जो लिखती पढ़ती हैं, वो आपकी जो लेखन है वो लगातार अनवरत जारी रहे और आप अपनी संस्कृति का नाम रोशन करते रहे हमेशा। आप हमारे स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत बहुत आभार। बहुत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ नीरज जी, और मेरे श्रोताओं को बहुत बहुत प्यार, शुभकामनाएं। आप जीवन में खुश रहें, सार्थक होते रहें सपने। भारत भूमि को बहुत सारी शुभकामनाएं, हमेशा यहाँ से ठंडी हवाएं आती रहे, मेरा देश विकास की ओर अग्रसर रहे, मेरी मिट्टी से मुझे खुशबू आए, समृद्धि की, खुशहाली की। बस मैं यही कामना करती हूँ। जय हिंद, जय मॉरिशस, जय हिंद।